हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन धातु अधातु चैप्टर के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम और बीएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होता है, धातु के इन गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो उसे हम धात्विक चमक कहते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होते हैं, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो उसे हम धात्विक चमक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा आघातवर्धक धातु है? तो सोना जो है सबसे अच्छा आघातवर्धक धातु है। निम्नलिखित में से किसकी तन्यता सबसे अधिक होती? तो सोना की तन्यता जो है सबसे अधिक होती। इसको पीट कर बहुत पतला किया जा सकता है। 1 ग्राम सोने में 2 किमी लंबा तार बनाया जा सकता है यदि धातु के किस गुण के कारण संभव हो पाता है? तो ये जो तन्यता के कारण संभव हो पाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? डैश ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी जो है ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक है। चांदी में जो है विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रभावित होता है। धातु डैश और मरकरी ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। धातु जैसे सीसा और मरकरी ऊष्मा का खराब चालक है, इसमें जो है धारा प्रभावित नहीं कर सकता है। ये सीसा धातु जो है इसमें धारा प्रभावित नहीं किया जा सकता, इसलिए बोल रहा है धातु जैसे सीसा जो है और मरकरी, इसमें जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे खराब चालक होता है। तो ये दोस्तों, डैश को छोड़कर सभी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो सोडियम के छोड़कर जो है पारा को छोड़कर सभी धातु जो है कमरे पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, गैलेनियम और फ्रांसिनियम, ये तीनों जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। डैश वह एकमात्र धातु है जो द्रव में, ब्रोमीन वह एकमात्र धातु है जो द्रव में घुलनशील होता है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव है। बोल रहा है जो वह एकमात्र धातु जो एक द्रव है। तो ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो एक की द्रव है। धातु का गलनांक सामान्यतः होता है, तो धातु का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। निम्नलिखित में से किसका धातु का गलनांक सबसे कम है? तो गैलेनियम और सीजियम का जो है धातु गलनांक सबसे कम होता है। गैलेनियम और सीजियम का धातु गलनांक सबसे कम होता है। सामान्यतः धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन डैश एकमात्र धातु है जिसे धात्विक चमक होती है। आयोडीन जो है एक अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। जितना भी धातु है वो सब चमकीली होती है, लेकिन एक आयोडीन जो है ये अधातु है जो कि चमकीला होता है। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कार्बन का, कार्बन के अपरूप का। एक अधातु होते हुए विद्युत धारा का चालन करता है। तो ग्रेफाइट जो है एक अधातु है जो कि अधातु होते हुए भी है, इसमें विद्युत धारा का प्रभाव हो सकता है आसानी से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतने मुलायम होते हैं कि चाकू से भी काटा जा सकता है? ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सभी जो है धातु मुलायम होता है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को जो है दोस्तों ये मिट्टी तेल में डुबो कर रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व इतना कम, निम्न में से किस धातु का घनत्व इतना कम है जो पानी में तैरता है? तो ये सभी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इन सभी का जो है धातु घनत्व इतना हल्का होता है जो कि पानी में तैरने लगता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक धातु में सबसे ऊंच होता है? तो टंगस्टन का जो गलनांक है सभी धातुओं में सबसे ऊंच होता है। टंगस्टन का गलनांक सबसे ऊंच होता है। अधिकांश अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अधिकांश अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं जो कि जल में घुल कर, ये जितने भी अधातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं वो जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करता है। धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है। धातु का जो ऑक्साइड है दोस्तों वो क्षारीय होता है।
जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कौन सा पदार्थ बनाता है? तो जब कॉपर की वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह काले ऑक्सीजन के साथ काले रंग का जो है क्यूप्रक ऑक्साइड Cu का निर्माण करता है। क्यूप्रक ऑक्साइड बनता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन के साथ जो है काले रंग का जो है क्यूप्रक ऑक्साइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ZnO और Al2O3 ये दोनों जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है? तो उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने की क्षमता रखता है, जिसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातु का वो ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो अभिक्रिया करता है उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो ये सोडियम, पोटासियम एवं मैग्नीशियम, इन तीनों को जो है केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है। अगला प्रश्न, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातु की सतह पर जो है पतली पर चढ़ाई होती है। तो ये ऑक्साइड की जो है पतली पर चढ़ाई होती है। मैग्नीशियम सामान्य ताप पर दोस्तों मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुओं की सतह पर जो है ये ऑक्साइड की पतली पर चढ़ाई जाती है। डैश और डैश अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता। तो सोना और चांदी जो है, सोना और चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता। ये दो ही ऐसा तत्व है, सोना और चांदी, जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बाकी सब करता है। सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, लोहा, कॉपर ये सभी जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और सोना चांदी जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे संक्षारण से भी बचाती हैं, तो इसे हम एनोडीकरण कहते हैं, जो कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। एनोडीकरण को जो है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम संक्षारण से बचाते हैं, इसे हम एनोडीकरण कहते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु अधातु ऑक्साइड बनती है और यह गैस उत्पन्न करती है। तो जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु और अधातु ऑक्साइड बनाती है और उसके साथ जो है यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से धातुओं का कौन सा युग्म ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो ये सोडियम और पोटासियम जो है ये ठंडी जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न, कैल्शियम और जल के अभिक्रिया के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो कैल्शियम और जल के अभिक्रिया के संबंध में इसकी तीव्र गति होती है। दोस्तों इसकी तीव्र गति नहीं होती है, इसकी गति जो है कम होता है, और बाकी ये तीनों सही है। कैल्शियम और जल के बारे में हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, ये कैल्शियम और जल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, और उसके बाद निकलने वाले उष्मा को कम हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस से जो उष्मा निकलती हैं वो कम हो जाती हैं और कैल्शियम तैरना शुरू कर देते हैं। ये तीनों सही हैं, बाकी ये गलत है। ये कम अभिक्रियाशील होता है कैल्शियम और जल के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये न तो गर्म जल के साथ और न ही ठंडे जल के साथ जो है अभिक्रिया करती हैं। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये सभी जो है न तो गर्म जल के साथ और न ही ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और डैश जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं। तो सोना और चांदी जो है ये ऐसा धातु है जो जल के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करती। बाकी निकेल, टीन, आयरन ये सभी जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न, साधारणतः धातु प्लस तनु अम्ल व्हाट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो है लवण साधारणतः धातु प्लस तनु अम्ल, और ये लवण जो है हाइड्रोजन गैस
उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल ऑक्सीकारक है? प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। तो ये नाइट्रिक अम्ल जो है प्रबल ऑक्सीकारक है। जब धातु ये डैश से अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। तो नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल ऐसा धातु है जो अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस से, अभिक्रिया करने के बाद जो है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता। ये नाइट्रिक ऐसा धातु है दोस्तों जो कि अभिक्रिया करता है पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं हैं जो अति तनु अम्ल HNO3 से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते? तो ये मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है जो कम अम्ल HNO3, तनु अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। और ये बाकी लोहा, एल्यूमिनियम और जस्ता जो है ये HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं उत्पन्न करता। और मैग्नीशियम जो है HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो Cu कॉपर जो है ये धातु, कॉपर ऐसा धातु है जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। अगला प्रश्न, 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये एक्वारेजिया कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 अणु और HNO3 का जो है 1 अणु, ये जो है एक्वारेजिया कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोना और प्लेटिनम को गला सकता है? तो ये अम्लराज जो है जिसे एक्वारेजिया कहता है, ये सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सक्रियता श्रेणी कहलाते हैं। वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु प्लस धातु बी, धातु ए धातु बी लवण विलयन का लवण विलयन, धातु एक का लवण विलयन। सॉरी दोस्तों, एक मिनट फिर से देखेंगे। धातु ए प्लस धातु बी का लवण विलयन और ए का लवण विलयन प्लस धातु बी। उपयुक्त अभिक्रिया को देखते हुए सही कथन को चुनिए। तो धातु ए बी से अधिक क्रियाशील है। धातु ए जो है दोस्तों ये धातु बी से जो है अधिक क्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? तो पोटासियम जो है, इन सभी में जो है पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 5 2। धातु और अधातु के बीच कौन सा अबंध उपस्थित होता है? तो आयनिक अबंध जो है धातु और अधातु के बीच आयनिक अबंध उपस्थित होते हैं, आयनिक बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक के संबंध में असत्य है? तो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है लेकिन गलित अवस्था में नहीं। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। निम्नलिखित में से बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक के संबंध में असत्य है? तो ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है लेकिन गलित अवस्था में नहीं, ये गलत है। बाकी ये सही है। ये ठोस और कठोर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, ये भी सही है। यह जल में घुलनशील होता है लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील। ये तीनों जो है आयनिक यौगिक के बारे में सत्य है, बाकी ये डी जो है असत्य है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की यौगिक को क्या कहते हैं? तो उसे हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी पर जितने भी प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं दोस्तों तत्वों के रूप में, उसे हम यौगिक कहते हैं। तत्व या यौगिक को हम खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। जितने भी प्राकृतिक रूप में जो है पृथ्वी पर जो पाया जाता है तत्व और यौगिक के रूप में, उसे हम खनिज कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी कभी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? तो ये सभी जो है दोस्तों स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं
पोटासियम, सोडियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है सभी जो है स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो Au जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, बाकी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिसे हम गैंग कहा जाता है, जिसे हम गैंग कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त जितना भी खनिज है दोस्तों, खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिसे हम गैंग कहते हैं। सिनेवार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क है, मरकरी का अयस्क जो है सिनेवार। सिनेवार प्लस ऑक्सीजन को गर्म करने पर सल्फर ऑक्साइड गैस डैश मरकरी डैश, क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेवार प्लस ऑक्सीजन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद जो है व्हाट को गर्म करने पर मरकरी और ऑक्सीजन गैस। तो ये HgO को जो है दोस्तों गर्म करने पर जो है सिनेवार प्लस ऑक्सीजन जो है, सिनेवार प्लस ऑक्सीजन को गर्म करने पर HgO प्राप्त होता है, HgO और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होते हैं। और HgO को जो है गर्म करने पर मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस प्राप्त होते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। सिनेवार प्लस ऑक्सीजन को जो गर्म करते हैं तो HgO प्राप्त होता है, और HgO को जो गर्म करते हैं तो मरकरी प्लस ऑक्सीजन गैस प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म कर प्राप्त किया जाता है? तो ये Hg, पारा को जो है केवल गर्म कर वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जाता है। पारा को जो है वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट। अगला प्रश्न है, सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम भार्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को हम भार्जन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम निष्पादन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में जब अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो इस अवस्था में जो है दोस्तों यह निष्पादन में प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है। धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग उपचायक के रूप में किया जाता है? तो इस C का उपयोग जो है उपचायक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थर्मिट अभिक्रिया के बारे में कौन सा सत्य है? तो थर्मिट अभिक्रिया के बारे में ये सभी सत्य हैं दोस्तों। इसका प्रयोग रेल की पटरी एवं मशीन के दरारों के जोड़ने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है, ये भी सही। इसमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है, ये भी सही। ये सभी जो है थर्मिट अभिक्रिया के बारे में सही है। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो विद्युत अपघटन से जो है एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, लंबे समय तक आर्द्रवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्रवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम डैश जंग कहते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, क्योंकि उसकी सतह पर जो है सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ाया जाता है। सिल्वर सल्फाइड का जो है परत बनी होती है सतह पर, इसलिए वह काली हो जाती है। अगला प्रश्न है, तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और उसके सतह पर
कॉपर कार्बोनेट की परत बनी जाती है, जिससे कॉपर की सतह से भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। डैश रंग होते हैं, तो इसका रंग जो है भूरा होता है, सॉरी दोस्तों हरा होता है, हरा। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और उसकी सतह पर कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाता है, जिससे कॉपर की सतह से भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसका कलर जो है डैश हरे रंग का होता है। देखिएगा जो तांबा का जो पदार्थ बना होता है उसको अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो हरा रंग हो जाता है, यही बोल रहा है यहाँ पे इस प्रश्न में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर लोहे को संक्षारण से बचाया जाता? तो इनमें सभी क्रोमियम लेपन, मिश्र धातु बनाकर और एनोडीकरण करके, ये तीनों का उपयोग करके जो है लोहे को जो है संचय से बचाया जा सकता है। लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं? इसे हम यसद लेपन कहते हैं, जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यसद लेपन कहा जाता है। जब लोहे और इस्पात की वस्तुओं पर जंग लगने से लिए पतली परत जो चढ़ाया जाता है उसे हम यसद लेपन कहते हैं। अगला प्रश्न, लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह नर्म होता है। लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाने पर हमें डैश प्राप्त होता है तथा इसमें जंग भी नहीं लगता, तो इससे जो है स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। लोहे और निकेल की क्रोमियम को मिलाने पर इससे स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, इसमें जंग भी नहीं लगता, इसलिए स्टेनलेस स्टील में इस्पात में जो है जंग नहीं लगता। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु जो होता है दोस्तों दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यह काफ़ी नर्म होता। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है दोस्तों, लेकिन इसका आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यह काफ़ी नर्म होता है, इसलिए इसे आभूषण नहीं बनाया जाता इसका सोना का। अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो दूसरा धातु कहाँ जाता है? तो उसे अमलगम कहा जाता है। अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो इसे अमलगम कहा जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है दोस्तों। कोई मिश्र धातु अमलगम भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें मरकरी पाया जाता है। कई धातु को जो है अमलगम भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें मरकरी पारा पाया जाता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? AgNO3 विलयन और कॉपर धातु, ये जो है युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। AgNO3 और विलयन और कॉपर धातु, AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु जो है युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। लोहे के फायरिंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि उपयुक्त है? तो ये जिंक की परत चढ़ाकर जो है लोहे के फायरिंग पैन को जंग से बचाने के लिए यह विधि जो है उपयुक्त है, जिंक का परत चढ़ाकर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह कैल्शियम हो सकता है। कैल्शियम जो है दोस्तों यह धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। अगला प्रश्न 71, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक का बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न, सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर प्राप्त गैस की क्रिया शुष्क लिटमस पेपर पर क्या होगी? तो यह गैस का लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर जो प्राप्त जो गैस होता है
वह शुष्क लिटमस पेपर पर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाने बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए जो है इसका उपयोग खाने बनाने के लिए किया जाता है एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न 74, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है लेकिन इस्पात का नहीं, क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है लेकिन इस्पात का इसलिए उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न है, तांबे का मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं। यह खट्टा पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी है, क्योंकि कॉपर की सतह पर बने कॉपर कार्बोनेट अम्ल में घुल जाता है। ये जो तांबे का जो बर्तन होता है दोस्तों, उस पर कॉपर का जो है परत चढ़ाया जाता है, कॉपर का परत रहता है। इसके कारण जो है इसको अम्ल से अगर हम साफ़ करेंगे खट्टे पदार्थ से तो उसमें एसिड पाया जाता है, इसलिए जो है एसिड के साथ अभिक्रिया करके यह कॉपर कार्बोनेट में घुलनशील हो जाता है, इसलिए जो है वो अच्छा से फ्रेश हो जाता है। अगर अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 का अनुपात XY है तो x² + 1 - y² - xy का मान क्या होगा? तो इसका मान 0 होगा। इसको हम अगले व्याख्या में सॉल्व करके बता देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के संबंध में असत्य है? तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त करता है। ये दोस्तों धातु के बारे में बिल्कुल गलत है। यह विद्युत धन, बाकी जो है तीनों सही है। विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं सही। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है, ये भी सही। सामान्यतः यह कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न, अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने को क्या कहते हैं? तो उसे हम धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने को हम धातु कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं करता? तो ये गोल्ड जो है उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं करता। अगला प्रश्न, एक्स का अधातु लेकिन उसमें धातु जैसी चमक है, तो एक्स है एक प्रकार के आयोडीन। ये सोडियम जो है दोस्तों आयोडीन यानी ये एक अधातु है लेकिन ये धातु जैसी चमक होती है इसका। जब कॉपर प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है तब इस पर धीरे धीरे हरे रंग का परत बन जाता है। यह हरे रंग का पदार्थ क्या है? तो ये कॉपर कार्बोनेट है दोस्तों। और कॉपर कार्बोनेट को जो है खट्टे पदार्थ से साफ करने में बहुत अच्छा होता है, तो अच्छे से साफ हो जाता है कॉपर कार्बोनेट। साधारणतः धातुओं का गलनांक उच्च होता है, लेकिन वाय एक ऐसा धातु है जिसे अगर हथेली पर रखा जाए तो शरीर के तापमान से गल जाता है, तो वह गैलियम और सीजियम है दोस्तों। गैलियम और सीजियम को जो है अगर हथेली पर रखेंगे तो ये जो है शरीर के तापमान से गल जाएगा। शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें जो है कार्बन मिलाया जाता है। ये शुद्ध लोहा जब बहुत नरम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। X + YSO4 XSO4 + Y और Y + XO4 नो रिएक्शन। तो तत्व X और Y में कौन सा ज़्यादा सक्रिय है? तो X जो है ज़्यादा सक्रिय है। तत्व X और Y में जो है X तत्व जो है ज़्यादा सक्रिय होता है दोस्तों। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है? तो प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना व्हाइट गोल्ड कहा जाता है प्लेटिनम को। अगला प्रश्न, सिल्वेनाइट और काल्वेराइट किसका अयस्क होता है? तो ये सोना का अयस्क होता है। सिल्वेनाइट और काल्वेराइट जो है दोस्तों ये सोना का अयस्क होता है।
अगला प्रश्न, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट्स को जो है झूठा सोना और बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। सोना का कृत्रिम रूप किसे कहा जाता है? तो सोना का कृत्रिम रूप जो है ये रोल्ड गोल्ड को जो है सोना का कृत्रिम रूप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है? तो ओरिक क्लोराइड का प्रयोग जो है सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, चांदी के चम्मच से अंडे खाने में मना किया जाता है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से अभिक्रिया कर काले रंग का एक पदार्थ बनता है जिससे चम्मच नष्ट हो जाता और यह काले रंग का पदार्थ जो है ये सिल्वर सल्फाइड है, ये जहर का रूप ले लेता है, इसलिए जो है चांदी की चम्मच से अंडे खाने की सलाह नहीं दी जाती। अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का उपभोग कौन सा देश करता है? तो भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना का जो है प्रयोग करता है उपभोग। AGBR का उपयोग किया जाता है। तो AGBR का उपयोग जो है ब्लैक एवं व्हाइट फोटोग्राफी में जो है AGBR का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट और क्या कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को जो है लूनर कॉस्टिक भी कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक भी कहा जाता है। मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर विल्सन रोग जो है हो जाता है। चूहे के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो चूहे के विष के रूप में जो है जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। और सूरा का जो है सूरा के विष में जो है दोस्तों, सूरा जो अनाज में दिया जाता है उसके विष में जो है सल्फर साइनाइड का प्रयोग किया जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलिकॉन का संयोजन कितना है? तो सिलिकॉन का संयोजन जो है 4 होता है। सिलिकॉन का संयोजकता 4 होता है। पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पूरे जो है यूनिवर्स में जो है हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक तत्व पर जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु जो है दोस्तों ये लिथियम होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सोनार बनकर जाता है, उसे पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण में पहली जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किया बिना ही एक महिला अपने सोने का कंगन उसे दे दी जिसे वह एक विशेष विलयन में डाला है। कंगन पहले की तरह चमकने लगता है लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। महिला बहुत ही दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उसकी व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलेन की प्रकृति के बारे में बताएं? तो ये जो है एक्वारेजिया होता है दोस्तों, जिसे अमलराज भी कहते हैं। बहुत लंबा था इसलिए बोल रहा है, जो एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सोनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने को आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। जो इसमें जो है पहले जैसा चमक है, इसका ढोंग रचाया आभूषण के बारे में। लेकिन संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने की कंगन उसे दे दी जिसे वह एक विशेष विलयन में डाला जाता है। तो विशेष विलयन में जो डाला जाता है सोने को, उसे ही हम अमलराज एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया जो में जो है सोना घुल जाता है आसानी से। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको अगला प्रश्न का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।